आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। सभी दोस्त कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ग्लोबल विंड सिस्टम, वैश्विक पवन प्रणाली। आइए हम इस पे बात करते हैं मित्रों। वैश्विक पवन प्रणाली इसे कर सकते हैं इसको। देखो सुनना आराम से। मैं बात कर रहा हूँ वैश्विक जो पवन प्रणाली है वो क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें अपन तीन बातें करेंगे पवन प्रणाली के अंतर्गत। देखो, अपन बात करेंगे कि पवनें होती क्या है, ठीक है ना। इस पे चर्चा जो करेंगे, जो अपन एक आउटलाइन में दे रहा हूँ कि देखो जो पवनें होगी, इधर देखो जरा, इस पवनें क्या है, कब बनी, कैसे बनी, इसके बारे में बात करेंगे। पवनें मुख्यतः क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। क्या होती है मित्रों? तीन प्रकार की होती है। इधर देखो जरा, एक ढांचा दे रहा हूँ। देखो, एक पवने होगी स्थायी पवने, इधर देखो जरा पहले, स्थायी पवने। इधर देखो मेरे दोस्तों सभी, एक होगी स्थायी पवने। इधर देखो दोस्तों, एक होगी मौसमी पवने, मौसमी पवने। एक होगी स्थानीय पवने, स्थानीय पवने। जो स्थायी पवने हैं इनका अन्य नाम भी है, उसको बोलते हैं प्रचलित पवने। प्रचलित पवने इसको क्या बोलेंगे? प्रचलित पवन। या इसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय कर, भूमंडलीय पवने, भूमंडलीय पवने। देखेंगे आगे कौन कौन सी होती है। तो भूमंडलीय पवने की बात करेंगे तो ये भी क्या होगी, तीन प्रकार की होगी मोटी मोटी। प्रचलित पवने जो स्थायी पवने होगी, हम ये कहेंगे व्यापारिक पवने। एक आउटलाइन दे रहा हूं, सारा बात करेंगे। व्यापारिक पवने, हम कहेंगे पछुआ पवने। फिर अपन बात करेंगे ध्रुवीय पवने। इधर देखो जरा, ध्रुवीय पवने। देखो, हमने कहा वैश्विक पवन प्रणाली हमें पढ़ना है, तो मैं एक बार आउटलाइन दे रहा हूं कि इस तरह का हमारा पढ़ने का ढंग रहेगा कि पवने क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे पहले। कि पवने तीन प्रकार की होती है, स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। स्थायी पवनों का जो अगला नाम है प्रचलित पवने या भूमंडलीय पवने भी कहा जाता है। ये व्यापारिक पवने होती है, पछुआ पवने होती है, ध्रुवीय पवने होती है। फिर जो मौसमी पवने होती है वह भी तीन भागों में बांटते हैं, उसको भी तीन तरह की होती है। तो हम ये कहेंगे, एक होगी मानसूनी पवने। इधर देखो जरा, एक होगी मानसूनी पवने। फिर उसके बाद में स्थल समीर, स्थल समीर। और उसके बाद में हम कहेंगे स्थल समीर, समुद्र समीर, समुद्र समीर। उसके बाद में आएगी पर्वत समीर और घाटी समीर। साथ में पढ़ेंगे पर्वत समीर, और हम कहेंगे, इधर ले लेते हैं इसको, इसको लेंगे स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर व घाटी समीर, ये क्या होती है सब बातें करूंगा मैं आपके साथ में, एक आउटलाइन दे रहा हूं। फिर स्थानीय पवने जो विशिष्ट स्थान पर चलती है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवने, यूरोप महाद्वीप में चलने वाली पवने, अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली पवने, एशिया महाद्वीप में चलने वाली पवने, और उसके बाद में कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलने वाली पवने। इन पवनों पे अपन क्या करेंगे? स्थानीय पवनों पे अपन बात करेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? जब पवनों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पवने अगर अपन बात करेंगे तो स्थायी पवने हैं, मौसमी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं। स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? प्रचलित पवने कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवने कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको यदि भूमंडलीय पवनों की बात करें तो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, यहां तक हुआ। मौसमी पवनों की बात करेंगे तो मानसूनी पवने, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। स्थानीय पवनों की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवने, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवने। फिर अपन देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवने देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे यूरोप महाद्वीप में चलने वाली पवने। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली पवने। फिर एशिया महाद्वीप में चलने वाली पवने।
और उसके बाद के अंदर अपन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलने वाली पवनें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलने वाली पवनों का जिक्र किया जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? तो वैश्विक पवन प्रणाली में हमें ये देखना है कि जो पवनें होती है कितना प्रकार की होती है। स्थायी पवनें होती है, मौसमी पवनें होती है, स्थानीय पवनें होती है। जो स्थायी पवनें होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रचलित पवनें कहते हैं, भूमंडलीय पवनें कहते हैं। और जो कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। फिर उसके बाद में मौसमी पवनें 3 प्रकार की होती है, मानसूनी पवनें, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। और उसके बाद में स्थानीय पवनें, विशिष्ट स्थान पर चलने वाली क्या होती है? पवनें होती है। उनमें अपन कहेंगे कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवनें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पवनें, यूरोप में चलने वाली पवनें, अफ्रीका में चलने वाली पवनें, एशिया में चलने वाली पवनें और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवनों का जिक्र किया जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये देखते हैं कि पवन जो है वो है क्या। पवन है, हवा है, धारा है, वायु धारा क्या होती है, उनके बारे में अपन क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? मोटी मोटी एक आउटलाइन आपको, अरे आउटलाइन समझ आया कि नहीं आया? देखो आगे बात करते हैं, सुनना। देखो पवनें क्या होती है, हमेशा याद रखना, पवनों की बात की जाती है। वायु, हम ये कहते हैं पृथ्वी का जो धरातल होता है, पृथ्वी का जो धरातल है, इस पृथ्वी के धरातल में, इधर देखो जरा सभी सर, पृथ्वी के धरातल में वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो मैंने क्या बताया? पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण, वायुदाब में कहीं पर मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है। तो वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण क्या होता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखो सुनना आराम से। सबसे पहले क्या मैंने कहा? पृथ्वी के धरातल पर, इधर देखो जरा सरा, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर हम ये कहेंगे क्षैतिज वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण, वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण, क्षैतिज असमानता के कारण, क्षैतिज असमानता के कारण हवा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर बहती है। देखो बहती है। हमने ये कहा पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता, वायुदाब में क्षैतिज असमानता। फॉर एग्जाम्पल देखो हम याद करते हैं, आपको मालूम होगा क्षैतिज असमानता का मतलब क्या हुआ? वायुदाब में क्षैतिज असमानता। एक केमिस्ट्री का आपको मैं एक रिलेशन बता देता हूं। वो रिलेशन ये है कि हमेशा प्रेशर्स और टेम्परेचर्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक सामान्य जनरल फॉर्मूला है, बात समझना, सामान्य जनरल फॉर्मूला। कई जगह पे ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल भी होते हैं और बहुत सी जगह पर प्रोपोर्शनल के अलावा इनवर्स प्रोपोर्स भी होते हैं। यानी अब सुनना, हम ये कह सकते हैं कि जहां वायुदाब, जहां दाब अधिक होगा वहां तापमान क्या होता है मित्रों? कम हो सकता है। और जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो सुनना जरा, मैं ये कह रहा हूं वायुदाब में क्षैतिज असमानता, तो आपको मालूम होगा यानी जहां पे तापमान कहीं अधिक है तो वहां पर वायुदाब क्या कम है, और जहां पर तापमान कम है वायुदाब अधिक है। यदि आपको मालूम होगा पृथ्वी की जो सतह है कहीं पर भी टेम्परेचर अधिक रहता है ना, जहां टेम्परेचर अधिक रहेगा वहां वायुदाब क्या रहेगा? कम रहेगा। जहां टेम्परेचर कम होता है वायुदाब अधिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बात कर लेते हैं अपन, जैसे मान लो भारत की बात कर लेता हूं, भारत की हम बात कर लेते हैं। हम राजस्थान में, अभी राजस्थान के अंदर क्या है, दोस्तों टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है। इसके विपरीत अगर मान लो हम जम्मू कश्मीर पे जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर उस जगह पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है। बात समझ आया कि नहीं है मेरी बात? यानी क्षैतिज, वायु क्षैतिज असमानता का मतलब क्या हुआ? हम ये कहेंगे वायुदाब में क्षैतिज असमानता। क्यों? टेम्परेचर की वजह से आ रही है। तो हमने कहा पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवा हमेशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से
निम्न वायुदाब की ओर बहती है, चलती है, एक ही बात है। बात समझ आएगी नहीं है मेरी बात? अब दूसरी बात लिखो मत, मैं सब लिखा दूंगा आराम, आप तो सिर्फ सुनो पॉइंट को आराम से बढ़िया तरह से सुनो, ठीक है ना। तो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, पहली बात ये गला। अब पवने किसे कहते हैं और वायुधारा किसे कहते हैं? हम ये कहेंगे कि क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को, क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। बात समझ नहीं है? अगर क्षैतिज, ये क्षैतिज है, बात समझ नहीं है? हम ये कहेंगे कि क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या बोलते हैं? पवने बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? पवने। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या बोलते हैं? पवने बोलते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या बोलते हैं मित्रों? गतिशील हवा को, यार ये मिटता क्यों है? अब तो मेरा हाथ यहां रहता है। पवने कहते हैं। बात समझ आएगी नहीं आया मित्रों? हम ये कहते हैं क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवने कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायुधारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ से, ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, ऊपर से, मतलब ये है क्षैतिज रूप से, क्षैतिज, और ये वाला पोर्शन होता है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसको। ये क्षैतिज है, ये वाला ऊर्ध्वाधर। जहां मान लो ऊपर की तरफ हाई प्रेशर बन रहा है या नीचे लो प्रेशर बन रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने बहती है। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर, तो यहाँ वाली पवने बैठ रही है। समझ आएगी नहीं? यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो बात है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ अगर बह रही है तो हम क्या कहेंगे? पवने कहेंगे। ऊर्ध्वाधर रूप से अगर बह रही है तो क्या कहेंगे? वायुधारा कहते हैं। अपन एकदम मतलब क्या है ना, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? टू द पॉइंट। फालतू का जो होता है ना, केवल लिखवाना, ये नहीं। आप नोट्स को देखो, आप ये कहोगे सर गागर में सागर जैसी बातें हैं ना, ज्यादा फालतू है, मगजमारी है, ऐसा नहीं। नोट्स किसको कहते हैं? नोट्स किसको कहते हैं? जिसमें गागर में सागर हो, जिसमें क्या हो? गागर में सागर हो, वो होते हैं नोट्स। अब उसमें हर चीज लिखा दिए तो वो तो किताब बन गई। वो तो क्या बन गई? किताब बन गई ना। आपके पास में वो टेक्निक और कला होनी चाहिए कि आप अपने मटेरियल के अंदर कम मतलब पन्नों के अंदर ज्यादा मैटर कैसे दे सकते हो, वो एक कला होनी चाहिए। बात समझ नहीं आया? ये बात है, क्योंकि इंसान के पास में, किसी के पास में वक्त नहीं है भाई साहब, यूं है। तो क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहता है बेटा? वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रीम कहा जाता है। बात समझ आया कि नहीं मेरी बात? दो बातें कही, पवने किसे कहेंगे और वायुधारा किसे कहेंगे और हवा किसे कहेंगे। बात समझ कि नहीं आया? यानी हवा के दो रूप क्या है? एक पवने और दूसरी वायुधारा। अगर हवा क्षैतिज रूप से बह रही है तो बोले क्या है? पवन है। हवा यदि ऊर्ध्वाधर रूप से बह रही है, वायुधारा है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो पवने और वायुधारा वाली बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट हमारा यहां तक मैडम समझ आया ना? देखो बात करते हैं, पवनों और वायुधारा वाली बात चल रही है। पीछे समझ आया कि नहीं आया? यदि हवा किधर बह रही है? क्षैतिज रूप से, तो बोले क्या बोले उसको? पवन। अगर हवा अगर ऊर्ध्वाधर बह रही है तो उसको क्या कहेंगे? वायुधारा। और हवा हमेशा कहां से बहती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बहती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक हमारी बात समझ आया सर? एकदम पॉइंट बात। अब देखो बात करते हैं आगे। सुनना जरा, लिखो जरा पवने, जरा लिखो। क्या लिखो मित्रों? वो पीछे वाले जाऊंगा। हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं है ना, लिख देना। हम ये कहेंगे कि इंट्रोडक्शंस लिख दो। इंट्रोडक्शंस है ना, इंट्रोडक्शंस लिख दो। क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन है ना। पवने में लिखना, पवनों के लिखकर लिखना। वैश्विक पवन प्रणाली में लिखना पवने। इधर लिखो जरा, मैं लिखा दे रहा हूं आपको, है ना। लिखना जरा, पवने स्थायी पवने होती है। इसको 3 भागों में बांटना बेटा, पवनों को 3 भागों में। जैसा मैं कहता हूं है, पवनों को 3 भागों में, जैसा मैंने किया हुआ आपको पहले दिन कहा था, जैसा मैं लिखता हूं वैसे ही काम करना है। पवनों को 3 भागों में पहले लिखना। स्थायी पवने लिख दिया बेटा,
फिर लिखना स्थायी पवनों, फिर बीच में लिखना मौसमी पवने। ऐसे तीर बनाओ मैडम, तीर बनाओ, तीर बनाओ, हाँ तीर बनाओ, हाँ ऐसे तीर बनाओ, लिखो, साइंस के स्टूडेंट बनो, हाँ तीर बनाओ। स्थायी पवने कितना खूबसूरत लगता है डायग्रामिंग, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई, है ना। काम करो तो ऐसा करो, बोले ना कि कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, और काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और जियो तो जियो, ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, है ना। बात ये है, तो काम ऐसा करो कि क्या बोले ना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, बरो काम ऐसा बढ़िया से बढ़िया लिखो, है ना। स्थायी पौने क्या होती है मित्रों, उसी को क्या बोलते हैं, प्रचलित पौने भी कहते हैं, जल्दी लिखो। और उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय पौने भी कहा जाता है। स्थायी पौनों को ब्रैकेट में क्या लिखोगे मित्रों, प्रचलित पौने। और उसी को क्या बोलते हैं, भूमंडलीय पौने। क्या बोलते हैं मित्रों, भूमंडलीय पौने। हाँ दो नाम है, प्रचलित पौने, स्थायी पौनों को प्रचलित पौने, भूमंडलीय पौने भी बोला जाता है। हाँ तीन प्रकार की कौन सी बेटा, भूमंडलीय पौने, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। लिखो जरा इसको, तीन तीन तीर बनाओ। हाँ व्यापारिक पौने होती है, लिखो जरा, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। लिख दिया सर, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पौने। सर पीछे लिख दिया ना, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पौने। व्यापारिक पौने होती है, पछुआ पौने होती है, ध्रुवीय पौने होती है। वो देखो तीन भागों में बांटना भूमंडलीय पौने को बेटा, भूमंडलीय पौने को तीन भागों में, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। व्यापारिक पौने होती है, पछुआ पौने होती है और ध्रुवीय पौने। लिख दिया मित्रों। आगे लिखना, मौसमी पौने जहां लिखी है ना उसको नीचे, हाँ मौसमी पौनों को तीन भागों में बांटना, लिखना मानसूनी पौने, मौसमी पौनों के लिखना मानसूनी पौने, मानसूनी पौने, स्थल समीर और समुद्र समीर, स्थल समीर और समुद्र समीर, स्थल समीर और समुद्र समीर। कोशिश करूंगा 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा लगेगा, जितना वक्त करवाना तो कंप्लीट ही है, छोड़ना थोड़ी ना है। एक वन शॉट है ना, हवाई शॉट बोलते हैं ना, धोनी का हवाई शॉट्स। स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। मौसमी पवनों को तीन भागों में बांटना, मानसूनी पवने, लिख दिया, स्थल समीर लिखना और समुद्र समीर, फिर लिखना पर्वत समीर और घाटी समीर। बताएंगे बेटा, स्थल अलग है, समुद्र, स्थल मतलब का क्या होता है बेटा, धरती, समुद्र मतलब पानी, सेम कहां हुआ, स्थल समीर और समुद्र समीर, और समुद्र समीर, स्थल स्थल समीर, हाँ, और लिखना समुद्र समीर, समुद्र समीर, स्थल समीर और समुद्र समीर साथ में लिखना। तीसरा लिखना पर्वत समीर और घाटी समीर साथ में लिखना, पर्वत समीर और घाटी समीर साथ में लिखना बेटा। लिख दिया, आगे हुए यहां तक चले, सुन के लिख लो यार, सुन के लिख लो, स्थल समीर, समुद्र समीर, लिख दिया, यहां तक हो गया। फिर ना पर्वत समीर, घाटी समीर, लिख दिया यहां तक। अब लिखना स्थानीय पौने, एक आउटलाइन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आउटलाइन लिखो। लिखना स्थानीय पौने मतलब कहां पे, लिखना महाद्वीपों में, लिखना उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पौने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली पौने, यूरोप महाद्वीप में चलने वाली पौने, अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली पौने, एशिया महाद्वीप में चलने वाली पौने और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलने वाली पौने। बात समझ आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखो जरा, लिखो जल्दी लिखो मित्रों। मैडम हाथ चलाइए ना थोड़ा सा, जल्दी करो, अपने पास इतना टाइम नहीं है मैम। अपन फिर राजस्थान पे भी आना है, इंडिया पे भी आना है, दबा दब करो आप तो काम, स्पीड पकड़नी पड़ेगी तुम्हारे लिए अब। नहीं क्यों, इंडिया भी करवाना है। अरे मुझे नहीं है शौक, मुझे शौक नहीं है, तभी तो मैं, अपन तो मस्त है एकदम। लिख दिया ना, यहां तक हो गया, हो गया यहां तक क्लियर?
आगे लिखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप एंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना, मैं चलने वाली पवनों का अध्ययन करना है हमें। ये इंट्रोडक्शन हुआ, समझ में आया तुम्हारे को? मोटा मोटा समझ आएगा बात यहाँ पे। आगे बात करते हैं, सुनना। हाँ आगे देखो, बात करते हैं, लिखना जरा मित्रों। लिखना पवनों पे बात, लिखना पौने डाल, लिखना पृथ्वी के धरातल पर, लिखो जरा पॉइंट लिखना। पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवा, वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवा, वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवा उच्च वायुदाब से, हवा उच्च वायुदाब से, हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। बात लिखना, आगे लिखना। लिख दिया सर? पीछे लिख दिया भाई? पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवने कहते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवने कहते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवने कहते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवने कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को, ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। गतिशील हवा को, हवा, गतिशील हवा, हवा की बात हो रही है, हवा को वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहता है? वायुधारा या स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम, ठीक है ना, वायुधारा स्ट्रीम कहा जाता है। लिख दिया? यहां तक हुआ? अब आगे बात करते हैं, सुनना आराम से बात को। अब क्या होता है, मैं तुम्हें दो चीज समझाता हूं यहीं पे। यहां तक समझ आया? आगे देखो, मैं दो बलों की चर्चा करूंगा। बल, फोर्स, एक होता कोरियलिस फोर्स, एक होता दाब प्रवणता बल। दो बल की मैं चर्चा करूंगा। सुनना, आगे वाली बात कहता हूं। आपको ये मालूम होगा कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल पर जो पवनें होती है उनकी दिशा बदलती रहती है। पृथ्वी के धरातल पर जो पवनें होती है उनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, या अपनी दिशा से पवनें विक्षेपित हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसके दो मुख्य कहे, एक मुख्य कारण है जिसका नाम है कोरियलिस बल, कोरियलिस बल। बात समझ गए? कोरियलिस फोर्स। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यानी पृथ्वी जो है अपनी दिशा से क्या होती है, पृथ्वी पर जो पवनें हैं वो अपनी दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो हम कहेंगे कोरियलिस फोर्स। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात करते हैं, सुनना, अगला पॉइंट लिखना। हम ये कहेंगे पृथ्वी के धरातल पर, हाँ लिख लो भली, पृथ्वी के धरातल पर, एडिंग ने ऐसे चलने दो एक बार, पॉइंट, मैं पॉइंट टू द पॉइंट चला रहा हूं। हाँ, पृथ्वी के धरातल पर पवनें अपनी दिशा से, अपनी दिशा से, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, या अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है, या अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, या पवनें अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है, या पवनें, या पवनें अपनी दिशा से
अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो हम कहेंगे आंसर के रूप में कोरियोलिस बॉल। क्या होता बताते हैं? कोरियोलिस या कोरियोलिस बॉल, कोरियोलिस बॉल। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी पौने अगर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, उसका कारण क्या है? कोरियोलिस बॉल। क्या कारण है उसका? कोरियोलिस बॉल। बॉल बताते हैं अभी आगे। फोर्स, फोर्स, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बॉल, कोरियोलिस बॉल, बल बल बल, अरे बल भाई, बल, फोर्स, ठीक है ना? कोरियोलिस बॉल, ठीक है ना? पृथ्वी के धरातल पर पौने अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, या अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है, या अपने पौने अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो हम कहेंगे कोरियोलिस बल। आया बात समझ में? यहां तक क्लियर? ये देखो चंद्र बिंदु लगा है ना, थोड़ा सा घुमावदार दे रहा हूं, बोल रहा हूं यूं, चंद्र बिंदु को ले रहा हूं, है ना? बात समझ कि नहीं है यहाँ पे? अब देखो आगे। अब ये कोरियोलिस बल होता क्या है? बात समझ कि नहीं? इसकी बात करते हैं। कोरियोलिस बल होता क्या है? देखो अगर अपन बात करते हैं, देखो सुनना आराम से, मोटी मोटी बात समझना। सब सुन रहे हो, चिंता मत करो, सब सुन रहे हो, है ना? आओ आओ, उठा लो उसको। देखो यदि अपन बात करते हैं कोरियोलिस बल की बात करते हैं या कोरियोलिस बल की बात करते हैं, वो क्या होता है? हम ये कहेंगे, आपको मालूम होगा पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। बात समझ नहीं आया? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं कोरियोलिस बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इस कोरियोलिस बल की वजह से कि जो पृथ्वी, हम कहेंगे कि जो पौने चलती है वो अपनी दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अपनी दिशा को क्या करती है? परिवर्तित करती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी? क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिण गोलार्ध में दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये सब किसके कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सा बल काम करता है? कोरियोलिस बल काम करता है। उसकी वजह से पृथ्वी की दिशा में, हम कहेंगे कि जो पौने उनकी दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन आता है। तो पृथ्वी की दिशा में जो पृथ्वी की दिशा में नहीं, हम ये कहेंगे पौनों की दिशा में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके कारण आता है? कोरियोलिस बल के कारण आता है। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो क्या होती है मित्रों? क्लॉकवाइज होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम कहेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इस कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा इनकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। बात समझ आएगी नहीं? तो लिखो जरा कोरियोलिस बल, लिखो जरा कोरियोलिस बल। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, 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 कोई ये मत पूछे ना सर पृथ्वी घूमती भी है क्या, है ना? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ये देखो क्वेश्चन ग्रुप में भी लिखा आ रहा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल कहा जाता है। अब यहां पर एक और बात लिखते हैं साथ में ही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये जानते हो सभी, मैं छोटी छोटी एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, सभी जानते हो कि अगर हमारे पास में ग्लोब होता है तो आपको मालूम होगा कि ध्रुवों पर गति बहुत तेज होती है, दिन रात बहुत जल्दी हो जाता है ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा के पास में क्या होती है? गति धीरे होती है। तो यानी कोरियोलिस, जहां घूर्णन ज्यादा हो रहा है वहां पे कोरियोलिस बल ज्यादा है, जहां घूर्णन कम हो रहा है वहां कोरियोलिस बल कम है। तो लिख लो इसी पॉइंट को, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के यहीं पे लिख लो,
समझ आ रहा है ना मेरी भाषा? एकदम ग्लोब तो नहीं है तो, लेकिन समझा दे रहा हूं। लिखना, ध्रुवों पर कोरेलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर, वह पर बिंदी लगाओ मैम, ध्रुवों, हाँ, ध्रुवों पर कोरेलिस बल का मान, ध्रुवों पर कोरेलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर कोरेलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर कोरेलिस बल का मान सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कोरेलिस बल का मान कम होता है। तथा विषुवत रेखा पर कोरेलिस बल का मान कम होता है। तथा विषुवत रेखा पर कोरेलिस बल का मान कम होता है। तथा विषुवत रेखा पर कोरेलिस बल का मान कम होता है। लिख दिया यहाँ पे। यानी आप बता सकते हो कि अगर आपसे पूछे कि कोरेलिस बल जो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हम कहेंगे ध्रुवों पर होता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। बात समझ में कि नहीं आया मेरी बात? और कोरेलिस बल क्या होता है? तो हमें कहेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोरेलिस बल कहते हैं। और अब आगे लिखना, कोरेलिस बल के कारण, अगला पॉइंट लिखना, कोरेलिस बल के कारण, कोरेलिस बल के कारण या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, एक ही बात है ना, कोरेलिस बल के कारण या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, एकदम देसी लैंग्वेज है, पृथ्वी की घूर्णन, मैडम घूर्णन सही लिखो, ऊपर रह लगाओ, ऊपर रह लगाओ, घूर्णन, हाँ घूर्णन, हाँ रे, हाँ, घूर्णन गति के कारण। अरे इतना तो मैं भी गलत नहीं लिखता हूं मैं टीचर हो तो क्या, मैं तो केमिस्ट्री का छात्र हूं मैम, भले ही हो तो क्या उससे, मैं तो फिजिक्स का लेक्चरर हूं, केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं, एक नहीं है। आगे सुनना जरा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पौने अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है। पौने अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है। पौने अपनी दिशा से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। पौने अपनी दिशा से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। या कहेंगे पौने अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। एक ही बात है, पौने अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है या विक्षेपित हो जाती है। भूगोल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विक्षेपित। पौने अपनी दिशा से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। बात समझ गए नहीं यहाँ? तो ये सब किसके कारण हो जाता है? कोरेलिस बल के कारण होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब एक होता है दाब प्रवणता बल, दूसरा बल एक और फोर्स होता है दाब प्रवणता बल। अब सुनना आराम से, दाब प्रवणता बल क्या होता है? दाब प्रवणता बल का मतलब होता है, इधर देखो जरा, सामान्य लैंग्वेज में बता रहा हूं, वायु दाब में अंतर के कारण, देखो जैसे हम कैसे दो स्थानों पर, इधर देखो जरा सभी, इधर देखो मेरे मित्रों, इधर देखो, दो स्थानों पर वायु दाब में अंतर के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं दाब प्रवणता बल। वायु दाब में दो स्थानों पर वायु दाब में अंतर के कारण, बिल्कुल वायु दाब में अंतर होगा, हाई टेम्परेचर एक जगह हाई टेम्परेचर, दूसरी जगह लो टेम्परेचर हो सकता है। तो क्या हो सकता है? वायु दाब, वायु का कणों के बीच में लगने वाला प्रेशर, वायु का, एयर का, अपने हम कहेंगे कि एयर का, हम ये कहेंगे एयर का लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? वायु दाब कहलाएगा। बात समझ गए नहीं? छोटी छोटी भाषा में समझा रहा हूं। हम ये कह सकते हैं कि दो स्थानों पर वायु दाब में अंतर के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, हम कहेंगे ताप प्रवणता बल, उसे दाब प्रवणता बल कहते हैं। उस दाब प्रवणता बल की वजह से एक जगह पर हाई टेम्परेचर, दूसरी जगह लो टेम्परेचर रहता है, तो पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अगर आपसे क्वेश्चन के रूप में यह पूछे कि पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है किस बल के कारण, तो कहेंगे दाब प्रवणता बल। दूसरा क्वेश्चन, पौने अपनी दिशा से विचलित होती है किस बल के कारण? कोरेलिस बल के कारण। बात समझ है कि नहीं आया? कितना बढ़िया से है, सुनो जरा, लिखो जरा,
बड़ा मैडम मजे ले रहे हो मैम। ऐसा मत कीजिए, आराम से देखिए। देखो अपन तो हमेशा से ऐसे ही है ना। कल यहाँ सब कुछ छोड़ के चला जाना है। इसलिए क्या है, ये जिंदगी जो है ना फना है, ये जिंदगी जो है फना है। इसलिए अपने ईमान के साथ में अपनी जिंदगी को बिताइए। क्या कहते हैं, अपने ईमान के साथ में अपनी जिंदगी को बिताइए, अपने अखलाक को अच्छा रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए। बात समझ नहीं आया? इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी फना है। कुल्लुन नफ्सिन जायकतुल मौत ऐसा बोला जाता है, तो कहते हैं हर एक नब्ज को मौत का मजा चखना है। बात समझ नहीं आया? तो इसलिए क्या, ईमान के साथ अपनी जिंदगी को बिताइए। दाप प्रवणता बल, पैसा धन दौलत सब यहीं रह जाना है। और किसके साथ क्या जाएंगे, अपने अपने कर्म। क्या जाएंगे, अपने कर्म। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। तो जरा दाप प्रवणता बल क्या होता है मित्रों, वो भी जाएंगे, है ना। तो अपन को अच्छे करने ना, अपन क्यों बुरा करें किसी का। क्या करना है, मैं कहता हूं लोग लड़ते, क्यों लड़ते हो, मस्त रहा करो मेरी तरफ। क्यों क्यों लड़ते हो। एक दो भाई ये जमीनों के पीछे लड़ते हैं, कोई हाँ कोई धन के पीछे लड़ता है, कोई किसी और के पीछे लड़ता है। क्या करना है, मस्त रहा करो। क्या रहा करो, मस्त, है ना। देखो दाप प्रवणता बल क्या होता है, जरा लिखना मित्रों। दाप प्रवणता बल लिखना, दो स्थानों पर लिखो जरा मित्रों। दो स्थानों पर दाब प्रवणता बल लिखना, दो स्थानों पर वायु दाब में अंतर के कारण, दो स्थानों पर वायु दाब में अंतर के कारण, वायु दाब के अंतर के कारण, दो स्थानों पर वायु दाब के अंतर के कारण, वायु दाब के अंतर के कारण पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। दो स्थानों पर वायु दाब के अंतर के कारण पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है या चलती है, कुछ भी बोल दो, है ना, कोई सामान्य लैंग्वेज है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, यानी हम कह सकते हैं, यानी लिखो, यानी या करके लिखना, या मतलब या यानी कह सकते हैं, यानी करो, यानी दो स्थानों पर वायु दाब के अंतर को ही दाब प्रवणता बल कहा जाता है। यानी दो स्थानों पर वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही, दो स्थानों पर वायुमंडलीय लिख लेना, वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही, वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही, दो स्थानों पर वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही दाब प्रवणता बल कहते हैं। दो स्थानों पर वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही दाब प्रवणता बल कहते हैं। दाब प्रवणता बल कहते हैं। हम बात समझ नहीं, यानी अगर आपसे पूछे, अब नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखना, पौने अपनी दिशा से विचलित होती है किस बल के कारण, कोरेलिस बल के कारण। पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है किस बल के कारण, दाब प्रवणता बल के कारण। बस है, लिखो जरा ये पॉइंट लिखो, लिखना जरा पॉइंट लेके लिख लो, नोट डाल के लिख लो। पौने अपनी दिशा से विचलित होती है, पौने अपनी दिशा से विचलित होती है किस बल के कारण। अरे अपनी देसी लैंग्वेज में लिखो जरा, अपने को कोई नोट थोड़ी ना बनाने हैं। पौने अपनी दिशा से विचलित होती है किस बल के कारण, कोरलिस बल के कारण। लिखना, पौने हाई प्रेशर से, अगला नोट नंबर 2, पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है किस बल के कारण, पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है किस बल के कारण, दाब प्रवणता बल के कारण।
पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। नोट नंबर 2, पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, किस बल के कारण? दाब प्रवणता बल के कारण। पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। एचपी लिख दो, हाई प्रेशर लिख दो एचपी, लो प्रेशर लिख दो एलपी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, किस बल के कारण? दाब प्रवणता बल के कारण। बात समझ कि नहीं आया? पौनों की दिशा में परिवर्तन, कोरलिसिस बल। पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, दाब प्रवणता बल। बात क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट हमारा? अरे एकदम क्लियर हो गए ना भाई? आगे चलते हैं। देखो आगे जब बात करते हैं इसी के साथ के अंदर मित्रों, हम ये कहेंगे, देखो पौने, हमने ये कहा था कि जो पौने होती है उसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 पौने में बेटा। क्या होती है? पहले स्थायी पौने होती है, इधर देखो जरा, मौसमी पौने होती है, पढ़ के आ गए अपनों सब। मौसमी पौने होती है, और तीसरी कौन सी होती है बेटा? स्थानीय पौने होती है। पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं ना, और इनमें अंतर आएगा। मैं यहाँ राइटिंग साफ लिख रहा हूं, उसमें मुझे भी दिखाई दे रहा है कि राइटिंग का थोड़ा सा क्या है, प्रभाव पड़ रहा है। अब होता क्या है, एक्चुअल में पढ़ाने के बाद में ऐसा लगता है कि दबादब इसको कम समय में पूरा करो। अगर राइटिंग साफ लिखने लिख जाऊंगा तो टाइम लगेगा तो मामला गड़बड़ होगा, है ना? तो थोड़ा सा ऐसा रहता। खैर, लेकिन देखता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो स्थायी पौने को क्या बोलते हैं मित्रों? प्रचलित पौने। यहां अंतर है, यहां राइटिंग साफ लिख रहा हूं। या भूमंडलीय पौने। देखो क्या होती है मित्रों, देखो स्थायी, नाम यहां से देखना, स्थायी, मौसमी, स्थानीय, शब्दों से पकड़ो। स्थायी मतलब डेली। स्थायी का मतलब डेली ये मैडम यहीं बैठती है, ये मैडम यहीं बैठती है, ये यहीं बैठती है, वो मैडम वहीं बैठती है, वो पीछे वाला वहीं बैठता है, ये भाई वहीं बैठा हुआ है ना, ये वहां पीछे, कभी आगे पीछे हो जा रहा है। स्थायी मतलब क्या होता है कि स्थायी मतलब पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली जो पौने होगी उसी को क्या बोलते हैं? स्थायी पौने बोलते हैं। पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली जो पौने होगी उसे क्या कहेंगे मित्रों? स्थायी पौने कहेंगे। तो जरा लिखो स्थायी पौने, लिखो जरा स्थायी पौने। पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर, वर्ष भर, भर है भर, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को, पूरे वर्ष भर में प्रबिंदी, हाँ, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को स्थायी पवने कहते हैं। पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को स्थायी पवने कहते हैं। लिख दिया? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना? अब देखो, अब अपन अगर बात करते हैं, सुनना आराम से, इनको बड़ा तरीके से समझेंगे। ये कितना प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। बात समझे कि नहीं? पहली हम ये कहेंगे व्यापारिक पवने होती है। क्या होती है बेटा? व्यापारिक पवने होती है। फिर दूसरी कौन सी होती है बेटा? पछुआ पवने होती है। पछुआ पवने होती है। और फिर होती है ध्रुवीय पवने। क्या होती है बेटा? ध्रुवीय पवने। ये पछुआ पवने भी 3 प्रकार की होती है। क्या होता है बेटा? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पछुआ पवने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली पढ़ेंगे गरजता चालीसा। गरजता चालीसा। दूसरी पढ़ेंगे बैंकर पचासा। बैंकर पचासा। तीसरी पढ़ेंगे चीकता साठा। चीकता साठा। सब समझूंगा मैं आपको, बहुत इजी है, अभी समझाएंगे, है ना? स्थानीय पवनों को लिखो, जरा लिख के लिखना, 3 भाग कर देना बेटा। स्थानीय अभी बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। स्थानीय पौने करके लिखना, 3 भाग कर दो, बीच में लाइन खींच के बेटा 3 भाग कर दो। देखो स्थानीय पौने करके 3 भाग कर दो। व्यापारिक पौने, फिर लिखना पछुआ पौने, फिर लिखना ध्रुवीय पौने। लिख लिया मैडम? व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने।
फिर देखो नीचे और लिखा है मैंने, वो तो इंट्रोडक्शन था। लिखना व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। पछुआ पौनों को 3 भागों में बांट देना बेटा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, लिख दिया बेटा, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा, चीखता साठा, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा। लिख दिया भाई। अब देखो इनको समझो आराम से। और चीखता साठा लिख दिया बेटा, चीखता साठा, साठा साठा 60 डिग्री अक्षांश पे चलेगी ये, साठा, ठा 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 ठा, दुनिया की ठा ठा, है ना, ठा ठा, है ना। आए यहां तक क्लियर हुआ? हो गया यहां तक क्लियर? आ गया? हो गया यहां तक क्लियर? अब देखो, अब इनको पहले समझते हैं। इनको अगर एक मैप के माध्यम से समझेंगे तो सिर्फ 1 मिनट का काम है। अगर इनको रटेंगे तो जीवन भर रट नहीं सकते। बात समझेंगे ना, इनको रटना नहीं है, एक मैप के माध्यम से समझ लेना है। वो मैप बना कैसे उसकी बात बाद में जाएगी, लेकिन उस मैप के माध्यम से पौनों वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस समझेंगे नहीं? देखो अपन सुनना है, आराम से बात करते हैं यहाँ पे। देखो देखो, हम ये कह सकते हैं, इधर देखो जरा सभी, इधर देखो जरा, एक वो जब बनाए थे ना अपने गोला, वो गोला कैसे बना था इधर से? हाँ देखो, सुनना आराम से। देखो सुनना आराम से, ठीक है ना? इधर सुनना आराम से। देखो देखो सुनना आराम से मेरे मित्रों। अरे 1 मिनट का काम है मैम। देखो, वाह, कोई बात नहीं। देखो जरा, देखो सुनना आराम से। देखो ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री, ये भी 5 डिग्री, ठीक है ना? ये यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये यहाँ पे 35 डिग्री, ठीक है ना? ये यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ पे 66.5 डिग्री, और यहाँ पे ये 80 डिग्री
और यहाँ पे ध्रुव पे 90 डिग्री। और यहाँ पे भी देखो कितना है, ये 23.5 डिग्री और 35 डिग्री। और यहाँ पे ये 45 डिग्री दक्षिण में, ये 66.5 डिग्री। यहाँ वाली होती है 80 डिग्री और यहाँ पे क्या है, ध्रुव पे 90 डिग्री। आ रहा क्लियर? सुनना आराम से, मेरी बात को समझने की कोशिश करना मित्रों। देखो 0 से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में जो पेटी होती है उसको बोलते हैं विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्यों बनती है वो भी बता दूंगा। इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसको क्या बोलते हैं मित्रों? हाँ, विषुवतरेखीय, इधर देखो जरा, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या इसका नाम बेटा? निम्न वायुदाब की पेटी। एक एक पॉइंट समझ लेना, वही निम्न वायुदाब की पेटी। या इसका दूसरा नाम है डोलड्रम की पेटी। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका बेटा डोलड्रम की पेटी। क्या कहेंगे इसको? डोलड्रम की पेटी। देखो मेरी बात सुनना आराम से, कई किताबों में 5 से 10 डिग्री अक्षांश भी लिखा मिल जाएगा संदर्भ में, उत्तर में भी दक्षिण में भी। तो 0 से 5 उत्तर, 5 दक्षिण या 10 ऊपर 10 दक्षिण को क्या कहते हैं? डोलड्रम की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम की पेटी या विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्यों बनती है ऐसा पहले बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? देखो सुनना आराम से, बात समझ आया कि नहीं है? फिर 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच की जो पेटी है इसे बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। क्या बोलते हैं मित्रों इसको? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। क्या बोलते हैं इसको? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। यहीं पर ही 30 से 35 अक्षांशों के बीच के अंदर, 30 से 35 अक्षांशों के बीच में को अक्षांशों को बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं मित्रों? 30 से 35 के आसपास वाले क्षेत्र को, यानी मतलब यहीं पर ही, यदि मैं ये कहूं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला 30 से 35 अक्षांश, ये वाला 30 मान लो, ये वाला 35 मान लो, ठीक है ना? तो इनके बीच के अक्षांश को क्या बोलते हैं मित्रों? अश्व अक्षांश। अरे है कि नहीं है? यहाँ मेन पेटी है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? डोलड्रम की पेटी। 0 से 5 अक्षांश 30 से 35 उत्तर में भी है, 30 से 35 दक्षिण में भी है, उसे क्या बोलते हैं मित्रों? अश्व अक्षांश। अरे है कि नहीं है? यहाँ आ रहा है ना? बात समझते रहना। 45 से 66 के बीच की जो पेटी उसे बोलते हैं उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या बोलते हैं मित्रों? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और यहां पे होती है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? हम ये कहेंगे इसको क्या बोलते हैं मित्रों? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। देखो इसी तरह से ये जैसे उत्तर में है वैसे ये दक्षिण में भी है। बात समझ नहीं है? यहाँ ये वैसे दक्षिण में भी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि उत्तरी अक्षांश एंड दक्षिणी अक्षांश। अब देखो सुनना मेरी बात को, आराम से समझना मेरी बात को क्लियरिटी में। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये पेटियां बनती कैसे। पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ, लेकिन मेन चीज अपन को वायुदाब की पेटियां नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पौने पढ़ा रहा हूँ। देखो सुनना, आपको मालूम है विषुवत रेखा पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो टेम्परेचर अधिक होता है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? इसलिए उसे बोलते हैं विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी। बात समझ नहीं? अब क्या होता है जब टेम्परेचर अधिक होता है, इधर देखना जरा, टेम्परेचर अधिक होता है तो पौने क्या होती है? जब टेम्परेचर अधिक होता है तो हमने जाना पौने गर्म होती है, गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उड़ती है। जैसे ऊपर उड़ती है तो फैलती है, और फैलने के बाद में क्या होती है? ठंडी होती है और भारी होती है। भारी होकर जब वापस नीचे की तरफ आती है, यानी आने का काम करती है, तो इस जगह पे 30 से 35 में उपोष्ण उच्च वायुदाब बनता है। क्या मित्रों? ठंडी होकर जब वापस नीचे आएगी ना, तो ठंडी टेम्परेचर कम, वायुदाब क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो वहां पे क्या बनेगा? उपोष्ण उच्च वायुदाब बनेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्या कह रहे हैं मित्रों? हाँ, 23.5 से 35 के बीच में। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनना आराम से मित्रों, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मुझे पढ़ाना क्या है? पौने, लेकिन वायुदाब बीच में आया तो बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पेटी बनी है विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी इसलिए बनी है
क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, प्रेशर कम होता है, इसलिए जो पेटी का नाम बना विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। लेकिन अब जैसे ही टेम्परेचर अधिक होता है तो पवने क्या होती है, गर्म होकर, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर उठती है। आप देखा होगा कि घर के अंदर भी रोशनदान लगाते हैं अपन, ऊपर की तरफ लगाते, कोई नीचे लगाता है क्या? नहीं लगाता, क्योंकि गर्म पवने ऊपर उड़ती है और क्या होती है, फैलती है। बात समझ नहीं, बाहर निकलती है वायु। तो हमने कहा गर्म पवने ऊपर उड़ती है और फैलती है, ठंडी होती है और क्या होती है, भारी होती है। गर्म पवने हल्की होती है, ठंडी पवने भारी होती है, भारी होती है वापस क्या होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, बैठती है। जैसे पवने अब नीचे की तरफ बैठेगी, ठंडी होगी तो ठंडी, लो टेम्परेचर, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ कौन सी पेटी बन रही है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बन रही है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से यहाँ पे हमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अरे ध्रुवों पे टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए वहां पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है। और हमने कहा जो पवने आती है, जो नीचे की तरफ आती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, उनकी वजह से एक पेटी और विकसित होगी जिसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हमारी बात? तो मैं वायुदाब की पेटियां ना पढ़ाकर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पवने पढ़ा रहा हूँ। तो उसकी विस्तार से चर्चा वायुदाब की पेटियों के वक्त में कभी करेंगे अपन। तो याद रखना कि ये देखो, सुनना आराम से, चूंकि मुझे पवने बढ़ानी है तो 3 पौड़े बताइए मैंने पवने। एक तो व्यापारिक पवने होती है, एक पछुआ पवने होती है, एक ध्रुवीय पवने होती है। तो याद रखना, व्यापारिक पवने जो होती है ना, हमेशा उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा के निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाली पवने होती है उसे क्या कहते हैं मित्रों, व्यापारिक पवने। बात समझ नहीं आया? उपोष्ण उच्च वायुदाब से हमेशा पवने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा के निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाली पवने होती है उसको क्या कहते हैं मित्रों, व्यापारिक पवने। क्या बोलते हैं उसको, व्यापारिक पवने। फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाली पवने होती है यह क्या कहलाती है, पछुआ पवने कहलाती है। क्या कहलाती है, पछुआ पवने कहलाती है। पछुआ पवनों के 3 नाम होते हैं, गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60। गरजता 40 डिग्री अक्षांश पे चलने वाली पवन को कहते हैं गरजता 40। भयंकर 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली जो पछुआ पवने होती है उनको भयंकर 50। चीखता 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवनों को क्या बोलते हैं, चीखता 60 कहा जाता है। तो ये वाली पवने कौन सी हुई मित्रों हमारी, जरा बोलिए जरा मित्रों, ये वाली पवने कौन सी हुई, हम कहेंगे व्यापारिक पवने। ये कौन सी पवने है यहाँ पे, व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने, ये क्या बेटा, व्यापारिक पवने। याद रखना, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा के निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवने कौन सी हुई, व्यापारिक पवने। फिर हम कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की चलने वाली पवने कौन सी बेटा, पछुआ पवने। और हुआ क्या नहीं हुआ, हो गया ना, ऊपर तक जा रही है, ठीक है ना। फिर अपन कहेंगे ये ऊपर तक जा रही है पवने, ऐसे ठेठ तक जा रही है ना, ठीक है ना, ऐसा ही। देखो फिर उसके बाद में हम ये कहेंगे हम ये कह सकते हैं कि अब ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवने कहते हैं। यानी हम कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, या क्या कहेंगे मित्रों, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवने कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, उसे ध्रुवीय पवने कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवने कहते हैं। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं व्यापारिक पवने किसे कहेंगे तो बताइए जरा, व्यापारिक पवने सर कहां से, आप बताइए ना, क्या है, पता है, हैं? क्या कहता हूं मैं बार बार तुम्हारे लिए, क्या कहता हूं, तजुर्बा कहता है कि रिश्तों में जरा फासला रखिए, नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाएगी। आज समझ आया कि नहीं आया तुम्हारे को, हाँ। तो ये ध्यान रखना। तो कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली जो पवने होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाली पवने होती है उसे क्या कहते हैं, पछुआ पवने। 3 प्रकार की होती है, गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, सब पछुआ पवनों के ही प्रकार है। फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की चलने वाली पवने क्या होती है, ध्रुवीय पवने होती है। अब एक चीज यही बता देता हूं, कुछ और थोड़ा पूछे तो देखो, ये वाली पवन ताप की वजह से बन रही पेटी, ये वाली पवन, ये वाली पेटी भी ताप की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे ताप ज्यादा रहता है, यहाँ ताप कम रहता है,
तो इसी प्रकार से हम कहेंगे टोटल कितनी पेटियां होगी, 7 पेटियां होगी। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां कितनी है, 7 है कि नहीं, टोटल पेटियां होगी ना। देखो ये 3 तो ऊपर है, तो इसको अगर मैं नीचे लिख दूं तो लिख देता हूं, ये लो, है ना। ये वाली पेटी क्या हो बेटा, उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ये वाली पेटी क्या होगी बेटो, उपध्रुवीय, दक्षिण में है ना, दक्षिण में ये है ना, साउथ में, दक्षिण, दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और ये क्या होगी बेटा, दक्षिण ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। मतलब मैंने देखा है, ये बोर्ड ये कह रहा है कि आप आराम से लिखो, है ना। अगर आप जल्दी लिखोगे तो अक्सर मिट जाएंगे। बस नहीं बेटा मेरा, अगर हम ये कहेंगे, ये देखो, ये वाली जो पेटी है देखो टेम्परेचर की वजह से बनती है, ठीक है ना। ये वाली पेटी भी टेम्परेचर की वजह से बनती है, ये वाली पेटी भी टेम्परेचर की वजह से बनती है, क्योंकि यहाँ पे निम्न टेम्परेचर होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, निम्न टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर। तो 3 पेटियां होती है, तापजन्य पेटियां होती है। और ये 2 पेटियां हैं, आपसे पूछे, ये वाली 2 पेटियां यांत्रिक जन्य होती है, टेम्परेचर के कारण बनती है, समझो ना, हवा हवा की वजह से ये क्या होती है, पेटियों का निर्माण होता है। तो याद रखना, कितनी पेटियां तापजन्य होती है, तो हम कहेंगे 3 पेटियां तापजन्य होती है। कौन कौन सी होती है, तो विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तर में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, और दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये तो 3 तापजन्य होती है, और 4 क्या होती है, यांत्रिक जन्य होती है। क्या होगा बेटा, दक्षिण ध्रुवीय निम्न वायुदाब नहीं, उच्च वायुदाब करो ना भाई, ये लो उच्च वायुदाब की पेटी है ना, ठीक है। तो उच्च वायुदाब की पेटी होती है। यहां पे अगर अपन बात करें, ये वाली जो पेटी विषुवत रेखा निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, और दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाली जो पेटियां होती है, तापजन्य होती है, ये पेटियां यांत्रिक जन्य होती है। तो इसी के साथ में वायुदाब की पेटियां जब पढ़ाएंगे तो इसका निर्माण कैसे होता है वो सब बात करेंगे अपन उस वक्त में। तो इतना ध्यान रखो कि ये एक तरह से हम ये कहेंगे, जब पौने पढ़ा रहे हैं तो जरा लिखिए व्यापारिक पौने। आपको पहले अपन लिखवा देता हूं थ्योरी, फिर एक डायग्राम बना लेना, है ना। व्यापारिक पौने लिखो जरा बेटा, व्यापारिक पौने। क्या करो मैम, क्या थक गई क्या, खाना खा के आया करो अच्छे से, है ना, खाना खा के आया करो, खाना 1:15 तक, हैं, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं करवा रहा हूं कोशिश, मैं चाहता हूं एक दिन में एक टॉपिक निपट जाना चाहिए, है ना। पढ़ाने वाला मैं हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, भले ही बजने दो। तुम मेरे साथ बैठे हो, काम कर रहे हो भाई, लिखो जरा मित्रों, लिखो जरा पौने, लिखो जरा मित्रों, लिखो लिखो, लिखना व्यापारिक पौने, विषुवत रेखीय निम्न लिखना, व्यापारिक लिखना, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को, की चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। देखो वापस सुन लीजिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। लिख दिया, को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं।
लिख दिया मैडम? लिख दो, आगे चलो। लिखना, अगला पॉइंट लिखना, पछुआ पौने। पछुआ पौने, पछुआ पौने लिखना मित्रों। उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को, चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पछुआ पवने कहते हैं। पवनों, नो लगाया मैडम, बिंदी लगाओ। हाँ हाँ हाँ, वो पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पछुआ पवने कहते हैं। लिखना 3 प्रकार की होती है। ऐसे ऐसे ना 3 लगा दो, यूं 3 बना दो, पछुआ पवन करके बीच में 3 लगा दो, 1 2 और 3। एक तरफ लिखना गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। लिखना 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गरजता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को, हाँ बताऊंगा, आगे लिखा दूंगा। 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। अक्षांश पर चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। लिखना भयंकर पचासा, पॉइंट लिखना भयंकर पचासा, लिखना भयंकर पचासा। कोई बात नहीं मैडम, एक सेव खा के आया करो डेली, एक केला और एक सेव। वो वही तो, उसी वजह से तो सारा एनर्जी डाउन हो जा रहा है। अगर प्रोटीन लेना चाहते हो तो अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन ले लो। है, वो तो मोटापे के लिए है। हाँ तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं। खाने वाला खा सकता है, खाता है, जो नहीं खाने वाले नहीं खाते हैं। यॉक, ओके ओके मैम, ओके। बैंकर 50 लिखना, लिखना 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को, दक्षिण है मैडम, लिखाएंगे लिखाएंगे, नीचे सूत्र रखो। 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को, पचास डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को। आगे लिखना 60 डिग्री, चीखता साठा लिखना, चीखता साठा, चीखता साठा, चीखता, चीखता, चीखता साठा। 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को भयंकर पचासा कहते हैं। भयंकर पचासा, पचासा पचासा, भयंकर पचासा। चीखता साठा लिखना, चीखता साठा लिखना मित्रों, चीखता साठा। लिखना 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को चीखता साठा कहा जाता है। नोट डाल के लिखना, एक 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को चीखता साठा कहते हैं। नोट डाल के लिखना, पछुआ पवनों का प्रभाव दक्षिण में अधिक, गरजता चालीसा, भयंकर 50, चीखता साठा लिख दिया। 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को चीखता साठा कहते हैं। नोट डाल लिखना, पछुआ पवनों का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण में रहता है। चीखता साठा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, भयंकर 50, चीखता साठा। गरजता चालीसा को और भी कोई शब्द को ऐसे है तो ले यूज में कोई लिया होगा किसी ने। गरजता चालीसा, भयंकर 50, चीखता साठा।
कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग शब्दों का यूज है। मतलब ये ध्यान रखना, गरजता 40 शब्द जहाँ पे आता है ना, तो इसका समझना ना कि 40 डिग्री अक्षांश पर, 50 का मतलब 50 डिग्री अक्षांश पर, 60 का मतलब 60 डिग्री अक्षांश पर, और कहाँ, दक्षिण में। लिखना पछुआ पवनों का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण में रहता है। पछुआ पवनों का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण में रहता है। नोट डाल के लिखना मित्रों, है ना। ये सब मैं ऑथेंटिक लैंग्वेज अपनी लिखा रहा हूं, एकदम ऑथेंटिक लैंग्वेज है, देसी। हाँ लिख लिया। लिखो जरा कि पछुआ पवनों का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण गोलार्ध में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध कह दो या दक्षिण गोलार्ध कह दो, दक्षिण में रहता है, दक्षिण का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। पछुआ पवनों का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण में रहता है। दक्षिण या दक्षिणी गोलार्ध एक ही बात है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। लिख दिया मैम। लेकिन पछुआ पवनों का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। लिख दिया, यहां तक क्लियर हुआ। आगे लिखना ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने लिखना, अगला पॉइंट लिखना बेटा, ध्रुवीय पवने। हाँ एक नोट, ध्रुवीय पवने लिखना, ध्रुवीय पवने बेटा, ध्रुवीय पवने, धू के नीचे रह, ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवनों में लिखना बेटा, ध्रुवीय पवनों में लिखना ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से निम्न ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से लिखना उप ध्रुवीय, लिखना ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को, वापस बोल रहा हूं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवने कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ध्रुवीय पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवने कहते हैं। लिख दिया मैम, ध्रुवीय पवने कहते हैं। आगे देखो, सुनना मेरे मित्रों। अब एक बार का याद, पहले ये डायग्राम बना लो एक बार। देखो ये डायग्राम बनाओ एक बार, फिर उसके बाद में लिखते हैं यहाँ पे डोलड्रम की पेटी है, ये अक्ष अक्षांश है, ठीक है ना। तो 3 तापजन्य पेटियां, 4 यांत्रिक जन्य पेटियां, इतनी बात लिखो। डायग्राम बनाओ, दबा दब डायग्राम बनाओ, ये लिखो, बनाओ बनाओ मैम, डायग्राम बनाइए मैम, बनाओ दबा दब बनाओ। मुझे मेरा बैठने का काम ही नहीं है भाई, कभी देखा क्या मुझे बैठते हुए? मैं बैठता ही नहीं। बनाओ बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ, आप भी बनाओ मैम। कोई बात नहीं, अपन जब तक बैठे हैं ना, यही है अपन काम, ये पूरा करना है, टॉपिक पूरा करना है। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना करवाने वाला। चलने दो, तुम चलने दो, काम करने दो। इधर लिखो, दबा दब लिखो मित्रों, ये बनाओ, दबा दब बनाओ। 0 से 5 लिखो बेटा, बीच में है ना। 0 से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण में। और इस साइड में लिख लेना, इसको क्या कहते हैं? डोलड्रम की पेटी। 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश। क्या हुआ? लिखो लिखो, दबा दब बनाओ। तो क्या करना है मैम? अरे मैम ऐसा मत समझो, कितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हो रहा है ना। है ना। बताओ, तुम तो बैठे हुए हो, मैं तो खड़ा हुआ हूं आपके सामने, और मुझे लग रहा है, मैं आपको बताता हूं कि कम से कम मेरे को 18 घंटे हो गए, मैंने खाना नहीं खाया है अभी तक। है नहीं, रोजा तो नहीं है, लेकिन 18 घंटे हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? ओके ओके, लो अब बनाओ, दबा दब बनाओ। हो गया, इसको बना लिया। लिखो बेटा, लिखो, जल्दी लिखो बेटा।
लिख दिया? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। ओके, ये मुझे पूरा मतलब हीरो बना के छोड़ेंगे लड़के लड़कियां, हैं? हीरो बना के छोड़ेंगे, पक्की बात है। अब मुझे, हैं? ना 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 ना, मुझे तो शौक भी नहीं है यार। नहीं नहीं, ऐसा मतलब मेरा लड़कों से अपने जो मेरे साथ में रहता है, मुझे हमेशा मैं उनका मान सम्मान करता रहता हूँ। जो आज से 15 साल पहले भी स्टूडेंट रह के गए, वो भी मुझे जानते हैं कि मैं कैसा बंदा हूँ। और आज जो है वह भी एक मैं दिखाऊंगा, अभी एक व्हाट्सएप आया हुआ है, ठीक है ना। मेरा 2013 का एक छात्र है रूपाक शर्मा, वो स्कूल कॉलेज लेक्चरार है अभी जयपुर के अंदर। वो कह रहा सर कुछ भी तब्दील नहीं हुआ यार आप में, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हम लोगों का कमाते हुए खाते हुए बाल उड़ गए हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। मैंने कहा तुम दिल से खुश रहा करो, कुछ भी नहीं होगा। यही का यही मैसेज है। देखो मैं आपको बताता हूँ, तुम कहोगे यार वेरी, वो कहता है वेरी गुड हैंडसम सर, क्या? जल्दी लिखो, इसको पूरा करो बेटा। हो गया था क्लियर? जल्दी लिखो, है ना? लिख लिया? बता। तो बच्चे लोग हैं, दिल से मोहब्बत रखते हैं यार। आप तो बहुत ऊंची हस्ती हो भाई, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं रखो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बोल तो दिया है ना, वो रिश्तों में जरा, हाँ हाँ स्पेशल फासला रखिए। नहीं नहीं, हाँ सबके लिए ही है वैसे तो। अभी तुम कहोगे सर मुझ में ऐसा क्या दिख गया, है ना? वह तक बात करें, आगे चले मित्रों, है ना? चलो अब सुनना मेरी बात को, आगे चलते हैं। देखो अब यहीं पर ही एक नोट डाल के लिख सकते हैं अपन। लिखो जरा, नोट डाल के लिख लो मित्रों। इसमें 3 पेटियां जो है वो तापजन्य है। लिख लो जरा, टोटल कितनी पेटियां कुल, नोट डाल के लिखना बेटा, नोट डाल के लिखना। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है वैसे। कुल कुल पेटियां कितनी है मित्रों? 7 है। इसी में नोट डाल के लिखना, कुल पेटियां कितनी हुई? 7 हुई ना बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? हाँ कुल पेटियां कितनी हुई? 7 हुई, ठीक है ना? इस 7 के अंदर 3 तापजन्य पेटियां, 3 पेटियां जो होती है वो क्या होती है बेटा? तापजन्य है, तापजन्य है। हाँ तापजन्य है। और 4 होती है बेटा यांत्रिक जन्य है। एकदम गागर में सागर, एकदम पॉइंट। जो तापजन्य पेटी है वो कौन कौन सी है बेटा? और 4 यांत्रिक जन्य कौन कौन सी है, ये देख लो जरा। लिखो मित्रों, कुल पेटियां कितनी है? 7। नोट में लिखना, कुल पेटियां कितनी है? 7। हाँ इस गोलार्ध में कुल पेटियां कितनी है? 7। लिख दिया? 3 तो कितनी है? तापजन्य। 3 पेटियां कौन सी है बेटा? तापजन्य है। 4 पेटियां कौन सी है? यांत्रिक जन्य है। लिख दिया? 3 पेटियां तापजन्य है, 4 पेटियां यांत्रिक जन्य है। तापजन्य पेटियां कौन कौन सी? लिखो मित्रों, लिखो। मैडम आप तो नहीं लिख रहे हो, मुझे पता है। नहीं नहीं लिख रहे मैम। जो जिस ताकत से आप उभरे थे, है ना, जिस ताकत से आप उभरे थे,
जो आपका मोटिवेशन था ना 1 से 1.5 महीने पहले, वह मैं वर्तमान में नहीं देख रहा हूं आप में, तो उसके लिए मैं इलाज बता रहा हूं। लेकिन 3 पेटियां कौन सी होती है बेटा? तापजन्य होती है। 4 पेटियां कौन सी होती है? यांत्रिक जन्य होती है। तो तापजन्य पेटियां लिख लीजिए। तापजन्य पेटियां कौन कौन सी हुई? तो लिखना विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तापजन्य पेटियों में लिखना विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। उत्तर में लिखना उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी प्रथम। सेकंड में लिखना उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, सेकंड। उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी क्या हुई बेटा? सेकंड हुई। फिर लिखना 3rd नंबर पेटी दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तीसरी पेटी कौन सी है? दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। लिख लिया बेटा? 3 कौन सी पेटी हुई? तापजन्य हुई। एक तो कौन सी? विषुवत रेखा वाली, एक उत्तर वाली ध्रुव वाली और एक दक्षिण ध्रुव वाली। 3 तापजन्य, 4 यांत्रिक जन्य। लिख लो बेटा 4 यांत्रिक जन्य पेटियां होती है। यांत्रिक जन्य पेटियां पॉइंट डालना, यांत्रिक जन्य पेटियां कौन कौन सी हुई बेटा? बीच वाली ये। एक तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। लिखना उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। फिर लिखना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। फिर लिखना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उत्तर में दोनों उत्तर उत्तर कर देना, इसके साथ में ऑब्लिक करके दक्षिण कर देना दोनों। उत्तर में लिखना उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उत्तर में ही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। फिर दक्षिण में लिख देना, 2 पेटियां दक्षिण वाली हो जाएगी। दक्षिण में लिखना बेटा दक्षिण उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। बात सुनाया कि नहीं आया? दक्षिण उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। एकदम क्लियर हो गए ना? दक्षिण उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तुम्हारे को? हमने ये कहा, देखो ये रिवीजन के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात की थी कि हमने ये कहा था कि पृथ्वी के धरातल पर, एक रिवीजन ले लो जरा। देखो पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज जो असमानता होती है उसी को क्या कहते हैं मित्रों? असमानता के कारण हवा जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है? बहती है। पहली बात हम ये कहेंगे, देखो वापस इधर आ जाओ, ये लो, देखो देखो सबसे पहले एक रिवीजन मारो दोस्तों, सभी के सभी देख लीजिए। हमने कहा था कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज असमानता के कारण हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है? बहती है। पहली बात। दूसरी बात, क्षैतिज रूप से जो गतिशील हवा होती है उसे क्या कहते हैं? पवने कहते हैं। और उसके बाद में ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायुधारा कहते हैं। बात क्लियर हुआ? अगली अपन बात करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर पवने अपनी दिशा से विचलित हो जाती है या अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है या पवने अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। उसका कारण क्या होता है बेटा? कोरेलिसिस बल। कोरेलिस बल पहली बात। दूसरी बात हमने ये कहा मित्रों, और कोरेलिस बल क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? कोरेलिस बल कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला बल हमने एक बात कहा था कि दाब प्रवणता बल। ये कहा था कि 2 स्थानों पर वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण पौने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है, यानी पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। उसी का कारण क्या है? दाब प्रवणता बल। यानी पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उसका कारण क्या है मित्रों? दाब प्रवणता बल। दाब में अंतर के कारण क्या होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। फिर अपन बात करते हैं यानी 2 बल पृथ्वी की, हमने कहा पवनों की दिशा
में विचलन किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। पवने अपनी दिशा में, हमने पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती है? किसके कारण? दाब प्रवणता बल के कारण। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा पवने जो होती है स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने होती है। ये स्थायी पवने होती है, उनको प्रचलित पवने या भूमल्य पवने भी कहते हैं, यानी व्यापारिक पवने होती है, पछुआ पवने होती है, ध्रुवीय पवने होती है। पछुआ पवनों को गरजता चालीसा, बैंकर पचासा, चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। स्थायी पवने वे होती है जो वर्ष भर एक साथ चलती है, ये स्थायी पवने होती है। स्थायी पवनों को 3 भागों में बांटते हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। व्यापारिक पवने क्या होती है? हम ये कहा कि हमने उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवने क्या होती है? व्यापारिक पवने होती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की चलने वाली पवने पछुआ पवने होती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की चलने वाली पवने ध्रुवीय पवने होती है। जो पछुआ पवने होती है 3 प्रकार की, गरजता चालीसा, बैंकर पचासा, चीखता साठा। यानी पछुआ पवनों का मैक्सिमम प्रभाव कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। बात सुनिएगा ना। फिर इन वायुदाब की पेटियां टोटल कितनी होती है? हमने कहा 7 पेटियां होती है। 3 तापजन्य होती है, 4 यांत्रिक जन्य होती है। तो तापजन्य पेटियां ताप के कारण उत्पन्न होती है। विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी, एक उत्तर में ध्रुवीय और दक्षिण में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां, और 4 क्या होती है? यांत्रिक जन्य पेटियां होती है। यहां तक आज हमने बात की है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।